हेलो व्यूअर्स, आज मैं मेरा लड़का आभास को आपके चैनल में ले आया हूं। वो आप लोगों को कुछ लॉ के वीडियो के बारे में बताएगा। उसका कुछ एक्सपीरियंस है लॉ के बारे में, तो वो अपना वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को उसका वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आइए पहले सेल का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, ये क्या कहता है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है whereby the seller transfers और agrees to transfer the property। सेलर या तो ट्रांसफर करता है या फिर एग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होगा इन गुड्स में टू द बायर फॉर अ प्राइस। अगर बायर प्राइस देगा तो वो ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये सेलर आइदर ट्रांसफर करता है और एग्रीज टू ट्रांसफर, या तो ट्रांसफर करता है या फिर बोलता है कि हाँ ट्रांसफर कर देंगे अगर बायर मेरे को प्राइस देता है। तो सिंपल इसको अगर मतलब जीस्ट कहा जा सकता है तो ये कहना है कि एक सेलर होता है और एक बायर होता है। बायर क्या करता है, सेलर क्या करता है, बायर को गुड्स देता है और बायर उसके बदले में सेलर को प्राइस देता है। तो ये प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाता है तो बायर क्या बन जाता है, ओनर। और अगर ये कंप्लीट नहीं होता है, मान लीजिए कि ये सिर्फ गुड्स गया है, प्राइस नहीं गया है, सर्किल यहां से हाफ मतलब यहां पे हुआ है, यहां से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बायर ओनरशिप से कैंसिल हो जाएगा तब तक के लिए जब तक कि वो प्राइस नहीं देता। ठीक है, तो अब तक हमने सेल का डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया। अब एक परफेक्ट सेल मतलब एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन सेल में होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो वो उसके एसेंशियल से मालूम पड़ेगा। तो आइए एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। एसेंशियल्स क्या है सेल का? पहला तो है टू पार्टीज। अब दो पार्टी होना चाहिए। ट्रांजैक्शन तो एक पार्टी से होगा नहीं, दो पार्टी चाहिए। तो कौन कौन है? एक होता है बायर और एक होता है सेलर। हम सभी को ये मालूम पड़ता है सेल का डेफिनेशन से, और ऐसे भी हम लोगों को नॉलेज है। अब बायर किसको कहते हैं ये तुम लोगों को सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, बायर उसी को कहते हैं जो प्राइस दे के गुड्स ले लेते हैं। और सेलर किसको कहते हैं ये तुम्हें मालूम पड़ेगा सेक्शन 213 में। सेलर उसी को कहते हैं वो either transfers or agrees to transfer the property for some consideration from the buyer। ठीक है, तो टू पार्टी जरूरी है। पहला एसेंशियल सेल, एक परफेक्ट सेल होने के लिए पहला एसेंशियल यही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पहले सेलर और बायर दोनों को आना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड एसेंशियल क्या है? सेकेंड एसेंशियल है गुड्स। अब जो ट्रांसफर होगा उसको लेके पहले पढ़ लेते हैं। गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब गुड्स में हम लोग देखेंगे एक पॉजिटिव लिस्ट है और एक नेगेटिव लिस्ट है। पॉजिटिव लिस्ट मतलब इसे गुड्स में कंसीडर करना है,
और नेगेटिव लिस्ट में इसे गुड्स में कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कौन कौन आता है पॉजिटिव लिस्ट में और कौन कौन नहीं आता है पॉजिटिव लिस्ट में, मतलब नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन आता है। तो पहला आइटम जो पॉजिटिव लिस्ट में आ रहा है वो होगा थिंग्स which is attached to or forming a part of land। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट ऑफ लैंड है, ये लैंड के बारे में नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि गुड्स सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। गुड्स वही होते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। तो थिंग्स व्हिच इज अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, व्हिच, अब इसमें आपको और क्लियर होगा, व्हिच कैन बी सीवर्ड बिफोर सेल। जैसे कि क्रॉप्स, ये हो सकता है, ग्रास, ये भी हो सकता है, एक्सेट्रा। दूसरा आइटम क्या है? दूसरा आइटम है शेयर्स, स्टॉक्स, ये सब भी हो सकते हैं, ये मूवेबल है, ये भी गुड्स में कंसीडर कर सकते हैं। और थर्ड क्या है? ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब, इसको भी हम लोग गुड्स में कंसीडर कर लेंगे। अब चलिए नेगेटिव लिस्ट में देखते हैं, नेगेटिव में कौन कौन आता है, मतलब किसको किसको नहीं कंसीडर करना है गुड्स में। एक तो होता है एक्शनेबल क्लेम्स, और दूसरी है मनी। इन दोनों को हम गुड्स में कंसीडर नहीं करेंगे और इनको हम कर लेंगे गुड्स में कंसीडर, ठीक है। अब गुड्स तो बता दिया, गुड्स और एक एसेंशियल, मतलब सेकंड एसेंशियल हो गया गुड्स। अब चलते हैं तीसरी की तरफ, थर्ड एसेंशियल क्या होगा? थर्ड एसेंशियल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल प्रॉपर्टी और एक होता है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब, जनरल प्रॉपर्टी अगर कहता है कि ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, मतलब इसका हो गया ओनरशिप, ओनरशिप आपका ट्रांसफर हो रहा है बायर के पास। और अगर इसको कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आप सिर्फ होल्ड कर पाएंगे गुड्स को, कोई राइट, यू कैन नॉट इन्फोर्स एनी राइट्स अंडर दिस गुड। बात समझ रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप होता है ट्रांसफर, और ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब पोजीशन सिर्फ ट्रांसफर हो। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जनरली एसेंशियल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का बात कह रहा है, स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का बात नहीं कह रहा। अब चलते हैं
चौथी की ओर। चौथा क्या है? सॉरी, कंसीडरेशन। अब क्या है ना, कंसीडरेशन हम लोग जनरली जानते हैं कंसीडरेशन प्राइस में होता है। अब इसका बहुत डिवीजन है, एक बार आपको बता देते हैं क्या होता है। कंसीडरेशन सिर्फ प्राइस में नहीं होता है, गुड्स में भी होता है और पार्टली इन गुड्स पार्टली इन प्राइस में भी होता है। तो देखिए, पहला चीज है, अगर गुड्स के बदल मतलब गुड्स के अगेंस्ट आपको अगर कंसीडरेशन गुड्स का ही होता है तो इसको हम लोग कह देंगे बार्टर। बार्टर सिस्टम में चल रहे हैं, गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स ही मिल रहे हैं तो ये बार्टर हो। सेकेंड चीज, अगर कंसीडरेशन प्राइस में हो रहा है तो इसे हम लोग सेल मान लेंगे, मतलब नॉर्मल सेल है जैसा होना चाहिए, तो सेल मान लेंगे इसे। अच्छा, अगर कंसीडरेशन के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, नील, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? गिफ्ट। ये सेल नहीं हो रहा है क्योंकि कोई कंसीडरेशन मिल नहीं रहा है, तो इसे हम लोग गिफ्ट कहेंगे। और कंसीडरेशन अगर पार्टली इन गुड्स एंड पार्टली इन प्राइस ये हो रहा है तो इसे भी हम नॉर्मल सेल ट्रीट कर देंगे। ये भी एक नॉर्मल सेल का नतीजा है। और लास्ट एसेंशियल क्या है? पांचवी, वो कहता है कि ये सब तो ठीक है, ये सब एसेंशियल्स बिल्कुल ठीक है, ये सेल के लिए एसेंशियल्स है। पांचवी एसेंशियल कहता है कि और हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यही बोल दे रहे हैं कि अदर एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रेजेंट। ये भी होना चाहिए, नहीं तो एक परफेक्ट सेल की तरफ जा नहीं रहा है ना, ये तो सेल का एडिशनल हो गया। सेल एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही जाता है। ये चारों हो गया एडिशनल, सेल में कुछ नया आ गया, एडिशनल आ गया, पर अदर एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि आप एग्रीमेंट मान लीजिए, हाँ, कंसिडरेशन होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये सब ठीक है। इसको और इलाबोरेट नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम अच्छा, एक चीज तो क्लियर है कि सेल कर लिया हमने, सेल का डेफिनेशन पढ़ लिया, एसेंशियल्स पढ़ लिया, एक परफेक्ट सेल होने के लिए क्या जरूरी है। अब सेल कैसे करेंगे, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बी मेड, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन, हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट of sale will be made। एक कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो इसका भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम सभी को मालूम है सेलर ऑफर करेगा और बायर एक्सेप्ट करेगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहला हो गया कि ऑफर करेगा सेलर और बायर एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पहला स्टेज हम लोग पार कर लेंगे। दूसरा स्टेज क्या है? पेमेंट एंड डिलीवरी। अब इसमें कुछ कहना है। पेमेंट एंड डिलीवरी नॉर्मल हो गया तो हो गया, ज्यादा सोचने वाला बात नहीं, पर कुछ ट्विस्ट हुआ तो। ट्विस्ट का मतलब ऐसा भी हो सकता है, या तो इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी हो रहा है, एकदम इमीडिएट, फास्ट, या फिर पोस्टपोन पेमेंट एंड डिलीवरी हो रहा है। ये भी हो सकता है पेमेंट एंड डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, ये भी कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, इमीडिएट पेमेंट सिर्फ हो सकता है, इमीडिएट डिलीवरी नहीं भी हो सकता है। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इमीडिएट डिलीवरी हो गया, इमीडिएट पेमेंट नहीं हुआ, है ना। इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये सब आ सकता है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। या तो इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी हुआ, या फिर पोस्टपोन पेमेंट एंड डिलीवरी हुआ, या फिर पेमेंट एंड डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट हो गया, या फिर इमीडिएट सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट पेमेंट हुआ, या फिर इसका उल्टा हो गया, सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट डिलीवरी हुआ, इमीडिएट पेमेंट नहीं हुआ। और लास्ट इसका क्या है, लास्ट स्टेप क्या है? फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, इसका भी तीन चीज है। पहली, या तो ये पूरा का पूरा रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, रिटन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इसका उल्टा, या तो ये पूरा का पूरा ओरल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा, दोनों को मिक्स हो सकता है, पार्टली रिटन एंड पार्टली ओरल, ये भी हो सकता है। तो ये तीन स्टेप में हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बी मेड पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब सेल का डेफिनेशन हो गया, सेल का डेफिनेशन हो गया तो समझ तो गए एसेंशियल्स क्या क्या जरूरी है सेल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आने के लिए, वो भी हो गया। अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी हो गया। अब हम लोग आएंगे, क्या टाइम एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, ये पढ़ेंगे। मतलब क्या कोई टाइम का प्रेशर है सेल में, देख लेते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, whether time is the essence of contract or not। क्या टाइम कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है सेल में? तो इसका दो क्लासिफिकेशन हो सकता है।
एक तो टाइम ऑफ पेमेंट और दूसरा होता है अदर टाइम स्टिपुलेशन। टाइम ऑफ पेमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो यही कहेंगे कि नो, टाइम ऑफ पेमेंट is not the essence of contract। पर एक चीज, unless different intentions appear from the terms of contract, unless otherwise written, something is written in the terms of the contract, time of payment is not an essence of the contract। ठीक है, क्योंकि आदमी को कुछ तकलीफ हो ही सकता है, ये लॉ को मालूम। तो लॉ ने क्या किया, कुछ यूनिवर्सल टाइम ऑफ पेमेंट नहीं रखा है, टाइम ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है। पर अगर सेलर और बायर में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए हम आपको गुड्स डिलीवर करने के बाद 3 मंथ्स के अंदर पेमेंट चाहिए, तो ये अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है तो तब ये टाइम ऑफ पेमेंट कंपलसरी बन जाता है, तब एसेंस बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। अनलेस उसके सिवाय कुछ भी नहीं बनता, कभी भी दे सकता है टाइम, कभी भी हो सकता है पेमेंट। ठीक है, और दूसरी चीज है अदर टाइम स्टिपुलेशंस। और कुछ क्या हो सकता है, टाइम मतलब और कुछ क्या एसेंशियल हो सकता है। तो आंसर यही है कि it gets prominent from the terms of contract। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा कि और कुछ भी टाइम स्टिपुलेशन में आता है कि नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज इसमें एडिशनल है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड be made कब, without making an inordinate delay। ठीक है, गुड्स डिलीवर हो जाना चाहिए सही वक्त पे जब उसका डिलीवरी होना चाहिए, पर टाइम ऑफ पेमेंट एसेंस नहीं है, शुड बी मेड विदाउट मेकिंग एन इनऑर्डिनेट डीले। ठीक है, तो ये हो जाता है whether time is the essence of contract of sale or not।